Hello students, I am Himanshu, your tutor. Today we are going to discuss class 8 social science together with evolution we and the world. First chapter of history, where, when and how. Let's start our chapter. Before starting our chapter, we discuss some key aspects regarding this chapter कि क्या-क्या इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं. ओके, तो सबसे पहले देखिए डेवलपमेंट इन द मॉडर्न पीरियड ऑन ऑफ इंडियन हिस्ट्री. यानी सबसे पहले हम देखेंगे कि डेवलपमेंट्स क्या क्या है मॉडर्न पीरियड्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सेकंड क्या है चेंजेस इन सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड कल्चर लाइफ ऑफ इंडिया. यानी इंडिया की सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड कल्चरल चारों, ठीक है, चारों लाइफ्स के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए वो हम सब देखेंगे. यानी सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, आर्थिक जीवन में और सांस्कृतिक जीवन में क्या क्या चीजें चेंज हुई है. उसके बाद हम देखेंगे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. ये जो इन्फॉर्मेशन सारी हमें कहां से, कौन से सोर्सेज से ये इन्फॉर्मेशन मिली है. ओके, लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. देखिए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे. देखो हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न. तो एंशिएंट आप 6th क्लास में पढ़ चुके होंगे. 6th क्लास में आपको एंशिएंट पढ़ा होगा, 7th में मिडाइवल, और अब 8th क्लास में हम पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया के बारे में, यानी मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में. ओके, देखो मॉडर्न हिस्ट्री जो कब से स्टार्ट होती है आपकी, बिगिंस विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी. यानी भारत में जब ब्रिटिश रूल की स्थापना हुई ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, तब से स्टार्ट होता है हमारे यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री. ओके, तो वहां से स्टडी करना स्टार्ट करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री को, जहां से अंग्रेजों का राज हमारे देश में स्टार्ट हुआ है. देखिए मेजर चेंजेस एंड डेवलपमेंट टुक प्लेस इन दिस टाइम. काफी बड़े बड़े चेंजेस हुए इस टाइम पे मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, जो आपके पॉलिटिकल लाइफ में है. देखिए ठीक है, इसके अलावा इकोनॉमिक लाइफ में हो सकते हैं, आर्थिक चेंजेस हो सकते हैं, या सोशल एंड कल्चरल लाइफ, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में चेंजेस हो सकते हैं. ठीक है, अब देखिए आगे मेजर डेवलपमेंट्स. अब किस प्रकार के डेवलपमेंट हुए वो हम यहाँ पे देखते हैं. सबसे पहले देखिए न्यू एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम. न्यू एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में क्या है कि पहले जैसे औरंगजेब है, मुगल है, या उससे पहले दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान हुए हैं, राजा हुए हैं, ठीक है, उनका राज हमारे यहाँ पे होता था. लेकिन जब अंग्रेजों का शासन आया तो अब हमारे यहाँ पे राजाओं का राज नहीं, देखिए किसका राज आ गया था, अंग्रेजों का. यानी अंग्रेजों का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम चालू हो गया था, और इसमें कौन हमारे ऊपर पॉलिटिकली डोमिनेंस था, अंग्रेज थे. ओके, और यहाँ पे अंग्रेजों के गवर्नर्स होते थे, उसके बाद गवर्नर जनरल हुए, फिर वायसराय हुए. तो ये अलग अलग पद बनाए गए थे, ठीक है, जिनके द्वारा अंग्रेजों ने हमारे यहाँ पे राज किया था. ओके, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम अंग्रेजों का रहा था. इसके अलावा देखिए कुछ लाज डेवलपमेंट हुए थे. यानी पहले राजा महाराजाओं के लाज कानून चलते थे, उनका जुडिशियल सिस्टम होता था, वो अपना डिसीजन देते अपने कानून के हिसाब से. अंग्रेजों के आने के बाद अलग से कानून बनाए गए, जो ऐसे आज हमारे कानून होते हैं, ठीक है, और उनका अलग से जुडिशियल सिस्टम यानी कोर्ट की व्यवस्था की गई डिसीजन देने के लिए. साथ में रिवेन्यू कलेक्शंस. रिवेन्यू कलेक्शंस क्या कि राजाओं के टाइम समय में आपने देखा होगा कि राजा सामंत उनके साथ मिलकर आपका रिवेन्यू कलेक्शन करते रहते लैंड के ऊपर. लेकिन अंग्रेजों ने इन सब चीजों को पीछे हटाकर क्या 3 अलग अलग रिवेन्यू सेटलमेंट्स चालू किए. एक परमानेंट, रैयतवारी, महालवारी. यानी ये अंग्रेजों द्वारा चलाई गई लैंड रिवेन्यू पॉलिसीज थी, जो अंग्रेज इन पॉलिसीज के तहत अपना लैंड रिवेन्यू कलेक्ट करते थे. यानी ये चेंजेस जो आपके देखे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम्स में, लाज एंड रिवेन्यू कलेक्शंस. ओके, तो ये चेंजेस आपके हुए हैं, मेजर डेवलपमेंट सबसे पहले. सेकंड क्या है देखिए, उसके बाद कोलोनाइज इंडिया टू कंट्रोल मार्केट एंड टू ड्रेन वेल्थ. यानी इस टाइम पे हमारी जो इंडिया है उसको कोलोनाइज किया गया था, यानी उसको एक मार्केट के रूप में अपने अंडर कर लिया था अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा. ओके, यहाँ से जो माल होता था वो इंग्लैंड बेचा जाता था, रॉ मटेरियल जो होता है, वहां से तैयार माल हमारे देश में आता था, जिसको यहाँ बेचा जाता था ऊंचे दामों पे. यानी एक तरह से देखिए यहाँ से जो माल होता है उसको शिप्स में भर के अपने देश में ले जाते थे, ठीक है, और वहां फैक्ट्रीज में उस माल को बना के उसको तैयार करके, ओके, और उसको वापस इंडिया में ऊंचे दामों पर बेचते थे. ठीक है, इसके अलावा देखिए एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीजेंट्स, आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन. एक्सप्लॉयटेशन बहुत करते थे ये पीजेंट्स का, आर्टिसंस का एंड क्राफ्ट्समैन का. ठीक है, देखिए जबरदस्ती उनसे काम कराया जाता था. ठीक है, यानी क्या कि समय से ज्यादा और मजदूरी जो तय की जाती थी उससे कम उनको दी जाती थी. यानी काम के जो घंटे होते थे वो ज्यादा समय काम लिया जाता था, मजदूरी उनको बिल्कुल कम दी जाती थी, या फिर रिवेन्यू ना दे पाने की वजह से एजेंट्स पे अत्याचार किया जाता था अंग्रेजों द्वारा. इसके अलावा जबरदस्ती उनसे खेती भी करवाई जाती थी, नील की खेती, जैसे हमारे पास एग्जांपल है चाय बागान में हुए प्लांटेशन वर्कर्स. ओके, जबरदस्ती उनके साथ खेती भी करवाई जाती थी बिल्कुल कम दामों पे. ओके, नेक्स्ट देखिए रूइन द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया. अब देखो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री क्या है, वो चीजें जो हाथ से बनाने वाला सामान, जैसे चरखा काटते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ पे सूत बनाया जाता था, सूती कपड़े जो चरखा काट के बनाए जाते थे, या फिर जैसे दरी बनाते हैं हमारे दादी वगैरह, आपने देखे होंगे पुराने टाइम में कि वो दरी वगैरह बनाती रहती थी. और बहुत सारी चीजें जैसे देखिए चटाई वगैरह बनानी होती है, ठीक है, या फिर लकड़ी के साथ सामान से टोपरियां वगैरह बनानी, यानी हैंडीक्राफ्ट हाथ से बनी हुई चीजें जो हमारे यहाँ पे होती थी
वो जो इंडस्ट्री थी उसको पूरा खत्म कर दिया गया था अंग्रेजों द्वारा। क्यों? क्योंकि मशीनों से तैयार माल यहाँ पे आना स्टार्ट हो गया था और यहाँ का जो कच्चा माल होता था वो सारा का सारा इंग्लैंड भेज देते थे। ओके, नेक्स्ट देखिए, इंडियन प्रोटेस्टेड अगेंस्ट कॉलोनियल ऑपरेशंस। अब इंडियंस क्या है कि अब धीरे धीरे ये जो जुल्म बढ़ने लगा कॉलोनीज के अंदर, तो भारतीयों ने इसके खिलाफ आवाज भी उठाई, कई जगह पे इसके लिए अंग्रेजों के साथ झड़पें भी हुई, यानी लड़ाई भी हुई। फाइनली इस लड़ाई को बढ़ते बढ़ते आपको एक बड़ी लड़ाई देखने को मिलेगी 1857 में, द रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी 1857 का संग्राम जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, द रिवोल्ट ऑफ 1857। ये फिर काफी बड़ी लड़ाई हमें देखने को मिली। इसके अलावा क्या है, देखिए, वेस्टर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। पहले हमारे एजुकेशन होती जैसे ऋषि मुनि के टाइम पे होती थी, एंशिएंट हिस्ट्री में हमने पढ़ा था, वैदिक टाइम पे, ठीक है, ऋषि मुनि वेद पाठ कराते थे। उसके बाद भी क्या होता था, हमारे यहाँ पे इंडियन एजुकेशन जिसमें वेद, संस्कृत भाषा, हमारे यहाँ का थोड़ा इतिहास पढ़ाया जाता था, लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती थी, वेदों का उच्चारण किया जाता था। लेकिन वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम लागू होने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे जैसे मैथ, फिजिक्स, साइंस, ये वाले सब्जेक्ट्स आपके पढ़ाने स्टार्ट हो गए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह, ठीक है। यानी हमारा संस्कृति और हमारे इतिहास को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ के अब वेस्टर्न संस्कृति हम पढ़ना स्टार्ट कर चुके थे। इसके अलावा देखिए, मेजर सोशल लेजिस्लेशंस वर पास टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज, सती एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड्स। कुछ सोशल लेजिस्लेशन भी पास किए गए इस टाइम पे। किस प्रकार से, जैसे चाइल्ड मैरिज होती थी, बच्चों की खेलने की उम्र में उनकी शादी कर दी जाती थी, 12-12, 13-13 साल की उम्र में ही, ठीक है। स्त्री आपको पता ही होगा कि अगर किसी स्त्री का पति मर जाता था तो उसको जिंदा उसके साथ ही चिता में जला दिया जाता था। इसके अलावा फीमेल इन्फेंटिसाइड्स क्या होता है कि जैसे आपने सुना होगा लिंग जांच करवाना, ठीक है, सेक्स आइडेंटिफाइंग कराते हैं, जैसे हम कि लड़का है कि लड़की है। तो उस टाइम पे भी क्या होता था कि लड़की को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता था, यानी कन्या भ्रूण हत्या जिसे हम कहते हैं। तो फीमेल इन्फेंटिसाइड उस टाइम पे भी बहुत होता था, ठीक है। तो इस चीज को बंद करने के लिए स्त्री, चाइल्ड मैरिज और फीमेल इन्फेंटिसाइड्स को काफी सारे लॉज हैं इस टाइम पे हमको पास किया गया। इसके अलावा देखिए, लॉज टू इंप्रूव कंडीशन ऑफ विडोज एंड एजुकेशन होता वोमेन। पहले क्या होता था कि देखिए, जो विधवाएं होती थी, विडोज होती थी, उनको दोबारा शादी करने की अनुमति नहीं होती। उनको किसी एक जगह आश्रम या किसी एक अलग से घर में या फिर किसी एक जगह उनको घर के कोने में रहने दिया जाता था, यानी कहीं एक जगह, ठीक है। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे हमारे समाज सुधार का सोशल रिफॉर्म्स हुए, सोशल वर्कर्स आए, उन्होंने आवाज उठाई इस चीज के खिलाफ, और विडोज के दोबारा से रीमैरिज कराने के लिए काफी सारे लॉज यहाँ पे पास किए गए। साथ में वुमेन्स को एजुकेशन नहीं दी जाती थी, क्योंकि पहले सोचते थे कि वुमेन्स का सिर्फ काम इतना ही है कि वो घर का काम संभाले, ठीक है, आपका रोटी बनाना या घर का चूल्हा चाकी का जो काम होता है वो आपने सुना होगा। तो ये यानी घर के काम काजों में ही हाथ बढ़ाएं, बाहर निकलना उनके लिए एक तरह से बैन होता था। और ऐसे ही कुछ सोशल रिफॉर्मर्स ने आपका एजुकेशन के लिए भी कुछ लॉज पास कराए, ताकि वुमेन्स को भी एजुकेशन मिल सके, उनकी भी कंडीशन समाज में अच्छी हो सके। ओके, इसके अलावा देखिए, सॉरी, राइज ऑफ कॉलोनियल सिटीज लाइक बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास। साथ में क्या कि कुछ कॉलोनियल सिटीज नहीं बनी हमारे यहाँ पे, यानी राइज ऑफ कॉलोनियल सिटीज। किस प्रकार की कॉलोनियल सिटीज? बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास। ये 3 पॉइंट थे ईस्ट इंडिया कंपनी के सेंटर, यानी अंग्रेजों के 3 पावर सेंटर थे जहां से वो पूरे देश पे राज करते थे, जिनमें बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, और तीनों के तीनों शहरों को अंग्रेजों ने ही बसाया था, ठीक है। इन तीनों की स्थापना किसने की थी? आपकी अंग्रेजों ने की थी। इसके अलावा देखिए क्या है, हिल स्टेशन डेवलप्ड बाय ब्रिटिश इन इंडिया। अब देखो, काफी सारे हिल स्टेशन जो हमारे यहाँ पे हैं, पहाड़ी क्षेत्रों पर जो बसाए गए शहर हैं, वो भी अंग्रेजों द्वारा बसाए गए थे, क्योंकि वो बहुत ठंडे देश से आए थे और यहाँ का टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा होता था। हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होती थी, इसलिए गर्मी के दिनों में वो क्या होता था, पहाड़ों पे चले जाते थे उस ठंडी जगह पे। ओके, तो बहुत सारे हिल स्टेशन भी आपके क्या है, अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए, जिनमें से कुछ देखे जैसे शिमला है, दार्जिलिंग है, मसूरी है, ठीक है, लैंसडाउन आपका है, इसके अलावा आपका डलहौजी है। बहुत सारे आपके ऐसी जगह जो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए हैं हिल स्टेशन हैं। इसके अलावा देखिए, मोस्ट डायनामिक एंड चैलेंजिंग एस्पेक्ट्स द सागा ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। सबसे डायनामिक एंड चैलेंजिंग एस्पेक्ट इस टाइम का अगर कुछ रहा है तो वो था इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। सबसे मेन और फेमस यही रहा है। ओके, तो इसमें काफी सारे हमारे लीडर्स आए हैं जिन्होंने अपनी प्राणों के त्याग दिया हमारे देश की आजादी के लिए। इसके अलावा क्या है कि एक इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी आपने सुना होगा, सबसे बड़ा पॉलिटिकल जो है इंस्टीट्यूशन हमारे यहाँ पे बना। वहां पे भी काफी सारे लीडर्स रहे जाने माने, जिन्होंने अपने काफी सारे जिंदगी में, या फिर ये मान लीजिए काफी अपनी जिंदगी के काफी साल सिर्फ भारत की आजादी के लिए उन्होंने लगा दिए। एक तरह से अपनी जिंदगी का मोस्टली हिस्सा उन्होंने सिर्फ देश की आजादी के लिए ही न्यौछावर कर दिया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मिलकर। ओके, नेक्स्ट देखिए, कॉलोनियल पीरियड, यानी ये जो टाइम था आपका, इसको कॉलोनियल पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। मोस्टली जो हिस्टोरियंस होते हैं इस पीरियड को आपका क्या बोलते हैं? काफी सारे हिस्टोरियंस कॉलोनियल पीरियड। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे क्या था, देखिए, जो यूरोपियन जो कंट्रीज है उनके अंदर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ चुका था,
अब उनके वहां पे फैक्ट्रियां लगनी स्टार्ट हो गई थी, उनको रॉ मटेरियल चाहिए था और रॉ मटेरियल के साथ साथ उनको ऐसी जगह चाहिए थी जहां पे अपना वो जो तैयार माल है फैक्ट्री के अंदर उसको भी बेच सके। इसलिए उनको जगह जगह ऐसी जगह ढूंढनी थी, मार्केट ढूंढनी थी कि जहां पे उनका तैयार माल बिक सके और रॉ मटेरियल उनको अपनी जरूरत के हिसाब से मिल जाए। तो इसलिए हर यूरोपियन कंट्रीज में एक आपसी होड़ लग गई कि अलग अलग देशों की खोज करने लगे कि कहां से हम रॉ मटेरियल अपना ला सकते हैं और कहां पे हम अपना तैयार माल बेच सकते हैं। ओके, तो इसलिए ये जो पीरियड आपका कॉलोनियल पीरियड भी कहा जाता है और कॉलोनीज इस टाइम पे बननी स्टार्ट हो गई थी। देखो कहते हैं कि इंडिया विक्टिम ऑफ कॉलोनियल डोमिनेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन, कह रहे इंडिया भी आपका इसी चीज का शिकार हुआ, कॉलोनियल डोमिनेशन और एक्सप्लॉयटेशन का। ओके, मिडल ऑफ 18th सेंचुरी अप टू इंडियाज इंडिपेंडेंस, लगभग 18th सेंचुरी के मिडल से लेकर इंडिया के इंडिपेंडेंस तक, भारत के आजाद होने तक ये कॉलोनियल पीरियड रहा है हमारे यहाँ पे। काफी सारे चेंजेस हुए, मैनी इवेंट्स टुक प्लेस इंडिया में और साथ में क्या आपके वर्ल्ड के अंदर। इंडिया में क्या क्या चेंजेस हुए देखिए, ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडिया पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम्स, यानी ब्रिटिश ने हमारे यहाँ पे क्या किया कि कंट्रोल किया पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम्स में। ठीक है, यानी हमारी राजनीतिक चीजें जो थी, राजनीतिक राजा वगैरह थे, उनको हरा के खुद शासन करने लगे। इकोनॉमिक सिस्टम यानी हमारी जो इंडस्ट्रीज वगैरह थे उनको नष्ट कर दिया गया, अपना सामान यहाँ पे बेचते थे, रॉ मटेरियल यहाँ से ले जाते थे। यानी ये दोनों पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सबसे ज्यादा चेंजेस हमारे यहाँ पे हुए। इसके साथ देखिए इन्फ्लुएंस ऑन कल्चर एंड सोसाइटी, अब जैसे अंग्रेज यहाँ पर रहने आए तो अब हम तैयार माल जो बेचते थे तो यहाँ के पहनावे में भी फर्क आया होगा। ठीक है, यानी अब तैयार माल लोग पहनते थे, पैंट शर्ट्स वगैरह, अपने जो खादी के जो कपड़े थे उनको छोड़ के हम पैंट शर्ट्स रेडीमेड कपड़ों पे आ गए थे। धीरे धीरे सोसाइटी के अंदर भी क्या चेंज हुई, जो हमारे तीज त्योहार थे या समाज के अंदर उठना बैठना, यानी समाज के हिसाब से जो चीजें थी उनमें भी काफी सारा चेंजेस हमें देखने को मिला। ओके, वर्ल्ड में इस टाइम पे क्या हुआ देखिए, कॉलोनियल पीरियड में वर्ल्ड में रशियन रिवॉल्यूशन हुआ आपका सबसे फेमस, उसके बाद एक फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस इस टाइम पे हुआ और फर्स्ट वर्ल्ड, उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वार, ये हमें देखने को मिलते हैं कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे। नेक्स्ट देखिए सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी ये जो इंफॉर्मेशन हमें मिली है इनके सोर्स क्या है, कहां से ये इंफॉर्मेशन मिले हैं। सबसे पहले ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, यानी काफी सारे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते हैं जहां से हमें ये जानकारी मिलती है। इसके अलावा कुछ लिटरेरी सोर्सेज होते हैं, कुछ सर्वेज एंड सेंसस इंडिया के अंदर किए गए और कुछ ओरल हिस्ट्रीज होती हैं। अब बारी बारी हम इसको चेक करते हैं। ओके, देखिए ऑफिशियल रिकॉर्ड सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, यानी ऑफिशियल रिकॉर्ड सकते हैं ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए एवरीडे प्लान्स भी, डेली का जो उनका प्लान होता है उसका रिकॉर्ड रखते थे। साथ में जो पॉलिसी बनी वो, कोई ट्रीटी अगर किसी देश के साथ की या किसी राज्य के साथ, वो कोई एग्रीमेंट अगर किसी के साथ किया उसका, यानी एक कागज के ऊपर लिखित रिकॉर्ड उनके पास होता था, ऑफिशियल रिकॉर्ड। देखिए जिस तरह ये आप दिल्ली गैजेट्स है, ठीक है, इसके अंदर काफी सारी डिटेल्स आपकी दी गई डेट के हिसाब से और टाइम के हिसाब से। देखो ठीक है, तो इस तरह से एक ऑफिशियल रिकॉर्ड्स वो हमेशा रखते थे अपना एवरीडे का प्लान, पॉलिसी, ट्रीटी एंड एग्रीमेंट्स का। साथ में क्या कि इन डॉक्यूमेंट्स को रखने के लिए इन सबको संभाल के रखा जाता था और इनको रखने के लिए उन्होंने काफी सारे रिकॉर्ड्स रूम बनाए थे। दे सेट अप द रिकॉर्ड रूम्स इन द वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफिस, यानी उनके जो अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफिस थे, हर ऑफिस के अंदर, हर डिपार्टमेंट के अंदर उन्होंने रिकॉर्ड्स रूम बनाए थे इन डॉक्यूमेंट्स को संभाल के रखने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए। इसके साथ उन्होंने कुछ म्यूजियम्स बनाए एंड कुछ आर्काइव्स भी सेटअप किए गए अंग्रेजों के द्वारा। ऐसा ही एक आर्काइव्स अभी हमारे यहाँ पे कौन सा है, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, जहाँ पे अब हमारे फिलहाल मॉडर्न प्रेजेंट टाइम के अंदर, ठीक है, हमारे गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं सारे के सारे। ओके, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया उसको हम बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, इसके अलावा और क्या है लिटरेरी सोर्सेज में, सॉरी देखिए न्यूज़पेपर हमारे पास है लिटरेरी सोर्सेज के अंदर, यानी न्यूज़पेपर से हमें काफी सारी जानकारियां मिलती है। उस समय के जो न्यूज़पेपर है, प्लेस, जो नाटक उस समय पे होते हैं उनसे हमें काफी सारी जानकारी मिलती है। जर्नल्स, जो रिसर्च जर्नल्स वगैरह छपते थे इस तरह के, ठीक है, उनमें भी हमें काफी सारी जानकारियां मिलती हैं। इसके अलावा क्या कि नॉवेल्स, जो उस समय के लिखे गए नॉवेल्स हैं राइटर्स के द्वारा, उनमें से हमें काफी सारी लिटरेरी जानकारी मिलती है। साथ में क्या कुछ डायरीज और लेटर्स, ठीक है, यानी जो ऑफिशियल्स होते हैं, बड़े बड़े ऑफिशियल्स वो डेली अपनी एक डायरी मेंटेन करते हैं। ओके सॉरी, तो उस डायरीज में क्या है कि वो डेली का अपना रूटीन लिखते हैं कि आज मेरी किसके साथ मीटिंग है, आज क्या काम करना है, ठीक है, आज हम किस किस से मिलेंगे, क्या क्या डिस्कस हुआ। या फिर जो पत्तर होते थे, एक दूसरे के साथ पत्तर भेजे जाते हैं एक दूसरे ऑफिस में कि आपको ये लेटर भेजा जा रहा है भाई, इस लेटर का आप जवाब दीजिए, फिर ये लेटर भेजा जाता है। तो उन लेटर्स का भी एक रिकॉर्ड होता था। तो ये भी एक लिटरेरी सोर्सेज होते हैं। इसके अलावा क्या है कि कुछ बायोग्राफीज एंड ऑटोबायोग्राफीज है, यानी बायोग्राफीज क्या होती है, जो इंसान किसी के बारे में दूसरा लिखता है, यानी कोई दूसरा इंसान किसी दूसरे के बारे में लिखे तो बायोग्राफीज हो गई। ऑटोबायोग्राफीज क्या होती है कि इंसान अपने बारे में खुद ही लिखे, वो ऑटोबायोग्राफीज हो जाती है। तो बायोग्राफीज एंड ऑटोबायोग्राफीज, इन दोनों के अंदर भी आपको काफी सारी जानकारी मिलती है किसी व्यक्ति के बारे में, उसके द्वारा किए गए कामों के बारे में, उसके वर्क्स के बारे में। ओके, इसके अलावा देखिए न्यूज़पेपर्स, देखिए उस समय पे जैसे द हिंदू, अमृत बाजार पत्रिका, केसरी, ठीक है, ये कुछ फेमस न्यूज़पेपर रहे थे उस समय के, जिनमें से काफी सारी नॉलेज हमें आज मिलती है। ब्रिटिश पॉलिसी और क्रिटिसाइज ओपनली, ये जो न्यूज़पेपर होते थे ये मोस्टली क्या करते, ब्रिटिश पॉलिसी को क्रिटिसाइज करते थे और इंडियंस का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता था उस चीज को लेकर उसको ये अपने अखबारों में छापते थे।
ठीक है। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा कुछ राइटर्स हुए हमारे यहाँ पे, जैसे विष्णु शास्त्री चिपलंकर, ये मराठी राइटर हैं जो मराठी भाषा में लिखते थे। इसके लिए बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, रविंद्रनाथ टैगोर हैं, इनको आप जानते ही होंगे, रोट इन बांग्ला लैंग्वेज, इन्होंने बांग्ला लैंग्वेज में काफी चीजें लिखी हैं। साथ में भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनका भी नाम आपने सुना होगा, हिंदी के अंदर हिंदी राइटर होते थे। एक सुब्रमण्यम भारती थे, ठीक है, तमिल राइटर। साथ में प्रेमचंद जी का नाम आपने सुना होगा हिंदी के अंदर, शरचंद्र चटर्जी। ये क्या होता है, ये दोनों जो प्रेमचंद और शरचंद्र चटर्जी थे, ये जो रूरल इंडिया के अंदर पुअर पीपल रहते थे और ओप्रेस्ड पीपल होते थे, जिनके साथ अत्याचार होता था, उनके बारे में इन्होंने काफी कुछ लिखा है, काफी नॉवेल्स लिखे हैं, काफी बड़ी बड़ी कहानियां और गोदान जैसे इनके नॉवेल्स रहे प्रेमचंद जी के, ठीक है। काफी स्टोरियां इन्होंने लिखी हैं। इसके अलावा कुछ फोटोग्राफ्स भी हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ पेंटिंग्स हैं या मैप्स हैं, स्टेच्यूज हैं, ये भी कुछ इंपोर्टेंट सोर्सेज हैं। यानी फोटोग्राफ्स, पेंटिंग्स में क्या है कि हमें वहां के उस टाइम के पहनावे के बारे में पता चलता है, कलर कॉम्बिनेशन, किस प्रकार की आर्ट वहां पे थी, किस प्रकार के कलर्स यूज किए जाते थे ड्राइंग पेंटिंग्स बनाने में, ठीक है। मैप्स, स्टेच्यूज, ये सारे के सारे आपके इंपोर्टेंट सोर्सेज हैं लिटरेरी सोर्सेज के। ओके, नेक्स्ट देखिए, सर्वेस एंड सेंसस। सेंसस में क्या है, देखिए ब्रिटिश ने सबसे बढ़िया चीज क्या की थी कि पूरे देश को समझने के लिए उन्होंने सर्वे सिस्टम चालू किया कि अगर पूरे देश को समझना है तो हमें एक सर्वे करना पड़ेगा कि आखिर भारत में कहाँ क्या चीज है और कहां से कहां तक फैली हुई है। ओके, तो ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग इंडिया। तो ब्रिटिश ने ये चीज चालू की थी, प्रैक्टिस आपकी किस चीज की, सर्वेइंग इंडिया, टू नो द कंट्री प्रॉपरली, यानी हमारे देश को प्रॉपरली जानने के लिए कि कौन सी चीज कहाँ पे है। ओके, तो ये ब्रिटिश ने स्टार्ट किया। इसके लिए उन्होंने एक बनाया ऑफिस ऑफ सर्वेयर ऑफ इंडिया, एक ऑफिस बनाया गया था देहरादून के अंदर, जिसका नाम दिया गया था ऑफिस ऑफ सर्वेयर ऑफ इंडिया। इस ऑफिस ऑफ सर्वेयर ऑफ इंडिया ने दो काम किए सबसे इंपॉर्टेंट, एक तो डिटेल मैप्स बनाए गांव के, टाउन्स के, माउंटेन्स के एंड कोस्टल एरियाज के, ये डिटेल्स मैप बनाते थे बाकी की डिटेल के साथ, एक एक चीजें। ओके, इसके साथ ही डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते थे ये चीज, किस चीज की, फ्लोरा, फाउना, क्रॉप्स, सोइल्स, टोपोग्राफी ऑफ इंडिया, इन सब चीजों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, ठीक है, वहां पे कैसी क्रॉप्स होती हैं, कैसी सोइल होती है, किस प्रकार की मिट्टी वहां पाई जाती है। इसके अलावा क्या आपकी वहां पे भाई रिवर्स है, माउंटेन्स है, प्लेट्यू है, या फिर आपका डेजर्ट है, या फिर कोई प्लेन है, मैदान है, हरी भरी घास का है, किस प्रकार की जमीन वहां पे है, कैसी टोपोग्राफी वहां पे पाई जाती है, तो उसके बारे में ये डिस्कस किया इन्होंने ऑफिस ऑफ सर्वेयर ऑफ इंडिया देहरादून में, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी ब्रिटिश ऑर्गेनाइज सेंसस ऑपरेशंस आफ्टर एवरी 10 years, ठीक है, हर 10 साल के बाद ये जनगणना करते थे, जिससे हमें काफी सारी जानकारियां मिलती थी कि अब क्या है कि कितनी कास्ट है, ठीक है, उन कास्ट में कितने पीपल्स रहते हैं, ठीक है, सोसाइटी में अब क्या चल रहा है भाई, कितने लोगों के साथ कितने इस गांव को छोड़ के उस गांव में चले गए, या फिर इस गांव के कुछ लोग उस गांव में चले गए। इसके अलावा क्या है, रिलीजियस, किस धर्म के कितनी जनसंख्या है, कौन से धर्म को मानने वालों की जनसंख्या बढ़ रही है, कौन सी कम हो रही है, कितने लोग किस काम को कर रहे हैं, ऑक्यूपेशंस को, ठीक है, और पॉपुलेशन ग्रोथ आपकी कहाँ हो रही है, शहरों में ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है, गांव के अंदर बढ़ रही है, टाउन्स में बढ़ रही है, ये सब जानकारी आपकी इस सेंसस में मिल जाती थी। ओके, इसके अलावा देखिए सबसे लास्ट हमारे पास एक ओरल हिस्ट्री। ओरल हिस्ट्री क्या है, देखिए उस समय पे अंग्रेजों के साथ जो ब्यूरोक्रेट्स होते थे, ऑफिसर्स होते जो काम करते थे, उनसे जब पूछा जाता था हिस्टोरियंस द्वारा, ठीक है, उनसे, क्योंकि उनके साथ काम करते थे, उनको काफी सारी चीजें पता होती थी, तो उनसे पूछ के आप हिस्ट्री में लिख सकते हैं, या फिर वो लोग जिन्होंने सहा होगा वाकई में, यानी ऑपरेस जो इन पे किया गया होगा, ऑपरेशंस बने होंगे जो, ठीक है, यानी पार्टीशन जिस तरह से हुआ इंडिया और पाकिस्तान का, तो वे लोग जो पार्टीशन में इधर से उधर गए होंगे या इधर से उधर आएंगे, उन्होंने काफी चीजें सही होंगे, अपना घर छोड़ा होगा, ठीक है, सड़कों पे इधर उधर रहे होंगे, तो यानी उनके बारे में सिर्फ वही बता सकते कैसे कैसे उनको प्रॉब्लम झेली है। तो ये भी चीजें हिस्टोरियंस ने यहाँ से जानी। इसके अलावा क्या है, मिलिट्री मैन जो सेना में काम करते थे, सैनिक कार्रवाइयों के बारे में उनसे नॉलेज ली गई। इसके अलावा कुछ ऑफिस जैसे नेता वगैरह होते थे, ठीक है, तो पॉलिटिकल लेवल की जानकारी उन नेता वगैरह लोगों से ओरली उनसे प्राप्त की गई। तो ये ओरल हिस्ट्री के अंदर आपकी आ जाती है, यानी ओरली किसी से जानकारी लेना। अब लास्ट में हम देखें पीपल हु मेड द डिफरेंसेस, यहाँ पे हम पढ़ेंगे बीकाजी कामा के बारे में। बीकाजी कामा आपकी क्या है कि पारसी फैमिली में जन्मी थी। ओके, राइट फ्रॉम द हर चाइल्डहुड शी वाज ए डेलिगेंट डिसिप्लिन्ड चाइल्ड, बचपन से बहुत ही डेलिगेंट और आपकी डिसिप्लिन चाइल्ड होती थी वो, और भाषा के प्रति उनका प्यार बहुत था। साथ में क्या हुआ कि वो 1896 में बॉम्बे के अंदर जब प्लेग फैला, तो उस समय प्लेग विक्टिम्स की उन्होंने बहुत सारी हेल्प की थी, और वो खुद भी प्लेग से बीमार हो गई थी, और जिसके बाद वो अपना इलाज कराने के लिए इंग्लैंड चले गए। वहां से लौटने के बाद उन्होंने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट्स भी लिया है। तो यहीं पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है। ओके, थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, हैव ए नाइस डे।